विद स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सीटेट 15 दिसंबर 2024 प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना, उसका एनालिसिस कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हम सालों साल से जो है डिस्कस करते आ रहे हैं। 2016 से, पता नहीं दिमाग कहाँ है, 2016 से आपको लगातार सारे ही पेपर सीडीपी के तो मल्टीपल टाइम्स लेट्स रन पे मिल जाएंगे। अगर आप बैठ करके देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं। हिंदी में आ रहा है? अच्छा, अब ठीक है, चलो। पोल आपके सामने आएगा जैसा कि आता ही रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज थियरीज इज। तो पहला ही क्वेश्चन है, ये सब अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है कभी भी मेरे साथ या अभी आप हैं बैचेस में, आप देखेंगे जो क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं ये जीवन भर से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक अच्छे से करते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी बन जाए क्लियर हो ही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ की कॉमनैलिटी, यानी ये मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि डिफरेंसेस क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की में और कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता पूछी हमसे। क्वेश्चन को ठीक से अगर पढ़ लिया तो आधा काम वहीं हो जाता है। समानता क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की की थियरी में? पहला ऑप्शन है, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे एंगेज महसूस करें अपनी ही लर्निंग की प्रक्रिया में, वो एंगेज होकर के सीखें, यानी एक्टिव रहें। जहां बच्चा अपना सीधा सा फंडा है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। बाकियों से अगर जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा और बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको चोट नहीं लग रही एक्टिव होने से, तो वो ऑप्शन बेस्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। द रोल ऑफ कल्चर इन दी कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी कल्चर का क्या रोल है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में, संस्कृति की क्या भूमिका है। देखिए, संस्कृति की भूमिका पियाजे अलग मानते हैं और वाइगोत्स्की अलग मानते हैं। वाइगोत्स्की ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। आपके दिमाग के विकास में दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, यानी आपके दिमाग के विकास की थियरी है। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो, सोचना, समझना, तर्क करना, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप। तो यहां तो अंतर है, डिफरेंस है, समानता नहीं है। कल्चर पे पियाजे कुछ और कहेंगे, वाइगोत्स्की कुछ और कहेंगे। पियाजे कम महत्व देते हैं, वाइगोत्स्की ज्यादा महत्व दे रहे हैं संस्कृति को। देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पे भी ये अलग सोचते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा और विचार दोनों महत्वपूर्ण हैं, साथ साथ चलते हैं, फिर बाद में मर्ज हो जाते हैं, समानांतर चलते हैं, पैरेलली चलते हैं इनिशियल ईयर्स में, बाद में जाके मर्ज हो जाएंगे। वहीं पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, यानी थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। थॉट नॉट ओनली कम्स बिफोर लैंग्वेज बट ऑल्सो डिसाइड्स इट, ठीक है जी। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इसमें भी ये अलग है कि पियाजे की भाषा में देखेंगे तो डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा, क्योंकि स्टेजेस में होता है। 4 चरणों में बांटा है उन्होंने, जो कि आप जानते ही हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। बिल्कुल छोटे छोटे फंडे आपको याद कराए हुए हैं, अभी नए जुड़े हैं तो हो जाएंगे, दिक्कत नहीं लेनी। तो SPCF, और अगर हम बात करते हैं यहां पर किस चीज की, वाइगोत्स्की की, तो उन्होंने एक भी स्टेज नहीं दी है डेवलपमेंट की, तो वो तो डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस यानी सतत मानते हैं। वाइगोत्स्की सतत कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं डेवलपमेंट को, और पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। तो यहां भी अंतर, लैंग्वेज एंड थॉट में भी अंतर, कल्चर के रोल में भी अंतर, स्टेजेस में भी अंतर, लेकिन एक चीज में दोनों साथ जाते हैं, एक चीज पे दोनों अग्री करेंगे, एक चीज पे दोनों सहमत होंगे पियाजे और वाइगोत्स्की के, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यानी बच्चे का सक्रिय होना कितना महत्वपूर्ण है, एक्टिव होना कितना महत्वपूर्ण है, बच्चे का नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ज्ञान की रचना करना कितना महत्वपूर्ण है। एक्टिव दोनों ही रखते हैं बच्चे को, क्यों? क्योंकि दोनों ही रचनावादी हैं। क्या है? दोनों रचनावादी हैं, पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की हो। एक छोटी सी बात है जो मुझे यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी ही होगी कि दोनों क्या है? रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रचनावाद जिसपे आपका NCF बेस्ड है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, यानी एक विचार है साइकोलॉजी में। कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसको हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, तो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बस रचनावादी हैं, यानी बच्चे को ज्ञान की रचना करने पे फोकस करेंगे, रचनावादी हैं। दूसरा, पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, उग्र रचनावादी कहे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे की एक्टिविटी पे सोलली ज्यादा महत्व देते हैं बजाय कि समाज और संस्कृति के। तो पियाजे की जब हम बात कर रहे हैं तो पियाजे हैं आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और एक विचारधारा है रचनावाद, उसमें भी एक विचारधारा है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको पियाजे बिलोंग करते हैं, और दूसरी विचारधारा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसको वाइगोत्स्की बिलोंग करते हैं, जिससे सामाजिक रचनावादी यानी समाज संस्कृति ग्रुप में सीखने पे सबसे ज्यादा जोर। कल्चर इनकी थियरी का नाम ही है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, जो बच्चे के दिमाग की विकास की बात करता है। वाइगोत्स्की ने स्टेजेस में बात नहीं की है, तो ये विकास को क्या मान रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस, सतत मान रहे हैं कि स्टेजेस की जरूरत ही नहीं है, ठीक। और जो लोग डिसकंटिन्यूअस मानते हैं विकास को, क्योंकि विकास स्टेजेस में होता है, स्टेजेस में टूट करके चलता है। 4 स्टेजेस दी हुई हैं पियाजे ने, तो जो भी स्टेजेस देगा वो तो डिसकंटिन्यूअस ही मानेगा विकास को, सिंपल बात है ना। तो SPCF ये 4 स्टेजेस हैं,
सम पीपल कांट फोकस से याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। बात ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, बहुत बढ़िया आयुषी, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, आते हैं उस पे। ठीक, सिंपल कुछ सिमिलैरिटीज थी, आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि सिमिलैरिटी लिख लें एक तरफ हम, यानी कॉमन क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की में, कॉमन क्या है, समानता क्या है, अगर मैं कहूं हिंदी में समानता क्या है पियाजे और वाइगोत्स्की में, और दूसरी तरफ डिफरेंसेस या उनका डिफरेंट ओपिनियन कहां है, अंतर कहां है पियाजे और वाइगोत्स्की में। तो एक सबसे बड़ी जो समानता है कि दोनों रचनावादी हैं, वो बात अलग है, पियाजे रेडिकल यानी उग्र रचनावादी हैं और वाइगोत्स्की जो हैं वो सोशल सामाजिक रचनावादी हैं। एक तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये कॉमन है, दूसरा दोनों ही बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग के थ्रू बच्चा ज्ञान का सृजन कर सकता है। ये बात दोनों मानेंगे, पियाजे और वाइगोत्स्की। ठीक, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, पियाजे कह रहे हैं, वाइगोत्स्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति के साथ मिलकर अच्छा करेगा। ठीक, डिफरेंसेस में तो इनके जो थॉट एंड लैंग्वेज पे विचार है, यानी विचार और भाषा पे जो इनके विचार हैं वो अलग अलग हैं। पियाजे कह रहे हैं पहले थॉट आया बाद में लैंग्वेज आई, वाइगोत्स्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज साथ साथ चलते हैं, बाद में जो है मर्ज हो जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं और डिफरेंसेस पे, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। कल्चर को महत्व यानी संस्कृति को महत्व वाइगोत्स्की ने ज्यादा दिया है। ठीक, तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जिनमें इनकी समानता और विविधता पाई जाएगी। कल्चर की हमने बात कर ली, एक्टिव एंगेजमेंट की बात कर ली, जो डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस कहना है, विकास, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने पे अंतर है। विकास देखिए, डेवलपमेंट को आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, सतत ही मानना है, जीवन पर्यंत चलता है, वूम टू टूम यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। लेकिन जो लोग डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्टेजेस में टूट करके चलेगा, वो ये नहीं कह रहे कि रुक जाएगा एक टाइम के बाद। इस बात को जरूर समझना है। ठीक, चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन, जहां पे बच्चा एक्टिव है। ये बात तो दोनों ही मानेंगे, पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की हो। चलिए आगे बढ़े। टीचर क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग, फैसिलिटेटर है, इसी पे आपका एनसीएफ बेस्ड है। आजकल मॉडर्न डे में हम कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत फॉलो करते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में और बताएंगे। हाँ, फटाफट से बताओ। अभिकथन क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कहता है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यानी टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाएंगी, मुझे कुछ और पसंद होगा, निशा को कुछ और पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें कोई सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होगा, कोई टीचर ज्यादा पसंद होगा, दूसरे होंगे जिन्हें कुछ और पसंद होगा। तो विभिन्नताएं होती हैं बच्चों की इंटरेस्ट में, नीड में, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड में, ये बात सही है। एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू केटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपको 30 बच्चे हैं अगर क्लास में, जो रेशो है आरटी के अकॉर्डिंग, तो होने नहीं चाहिए, एक रेशो 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार होते हैं। तो मान लीजिए 30-40 बच्चे हैं क्लास में, सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सीखने का तरीका, सीखने की स्पीड, पेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट होगा। ये बात सही है, ट्रू है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को सभी का ध्यान रखना है, धीमे सीखने वाले का भी, तेज सीखने वाले का भी। रीजन क्या है इसका, कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। यानी शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। मतलब विविध पृष्ठभूमि के अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग घर में भाषाएं बोली जाती हैं, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कुल मिलाकर के, तो इनको अवॉइड कर देना चाहिए। जब डाइवर्स क्लास मतलब विविधता वाले बच्चे हैं, तो वहां कोलैबोरेट ना कराएं, ग्रुप में ना सिखाएं। क्यों ना सिखाएं भाई, ग्रुप में तो बच्चा अच्छा सीखता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपकी फॉल्स है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आर जब ठीक ही नहीं है, अब इसके लिए क्या चेक करें, इसमें 3 स्टेप होते हैं। ए आर वाले क्वेश्चंस में, ये जो असर्शन, कथन, कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सिंपल ए आर, आपको पहले देखना है क्या असर्शन राइट है कि रॉन्ग है, सही है कि गलत है, ये आपको पता करना होगा। फिर आप रीजन पढ़ते हैं इसका, फिर आप देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है या गलत है, तो वो पता करेंगे। फिर थर्ड स्टेप है कि क्या ये रीजन इस कथन के लिए सही है, क्या ये कारण इस असर्शन के लिए सही है ना। ऐसा हो सकता है कि दोनों आपस में अलग अलग सही हो बट एक दूसरे के लिए सही ना हो, समझ रहे हो ना बात। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो फिर थर्ड स्टेप होता है क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए ठीक है या नहीं। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें से अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो दोनों गलत हो गए। अब आपको पता है पहला ठीक है बट इसका रीजन ठीक नहीं है, इसके लिए रीजन अपने आप में गलत है, तो फिर ठीक है या नहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो यहां पे सिंपल है कि रीजन ही गलत हो गया, तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। सिंपल, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात ठीक है नहीं है।
इतनी बात क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल एज दैट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स। देखिए करेक्टली लिखा हो, अवॉइड लिखा हो, नॉट लिखा हो, इन बातों को ध्यान से पढ़ना है। अगेन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं आधा काम आपका क्वेश्चन का खत्म हो जाता है, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है क्वेश्चन को। ठीक, देखिएगा फटाफट से देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हम देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। डाइवर्स ग्रुप एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, यानी विविध विद्यार्थी, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्षमताएं इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी होंगे क्लास में। तो छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है, यानी जहां बच्चों की संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की नीड्स, उनके इंटरेस्ट, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनका ध्यान रखा जा रहा है। भेदभाव नहीं, ध्यान रखा जा रहा है, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो किस चीज का ध्यान रखना है? इंटेंशनल, सुविचारित, यानी प्रॉपर एक अच्छे इंटेंशन से आपने प्लान किया हुआ हो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, लेसन प्लानिंग की हुई हो। अडेप्टिव, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, वातावरण के अनुसार, कल्चर के अनुसार आप अडेप्ट कर लें, ऐसे एग्जांपल्स दें जो बच्चों के जीवन से जुड़ पाए। ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, विभेदी अनुदेशन, अलग अलग बच्चे की नीड इंटरेस्ट के हिसाब से आप वेरिएशन ला पाए अपने टीचिंग में। ठीक, स्टैंडर्डाइज्ड एकदम खराब शब्द है, मानकीकृत सुनने में अच्छा लगता है स्टैंडर्ड, बट काम का नहीं है आपके क्लासरूम में, क्योंकि ये है सेम फॉर ऑल। और जबकि आप सबके लिए सेम मेथड मत इस्तेमाल कीजिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट लर्नर्स ये होना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएटेड में होता है। तो ये तीनों बातें सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 4। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे अलग होते हैं अडल्ट से। ये क्लासिक क्वेश्चन है सीटेट का, इसको क्वेश्चन ऑफ सीटेट है ना, या जो भी आप कहना चाहें, है ना, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट आप इसको घोषित कर सकते हैं। जीवन पर्यंत आता ही रहा है, जब से जीवन पर्यंत मतलब सीटेट शुरू हुआ है 2011 से, पता नहीं कितनी बार रिपीटेडली आया है, चाहे वो ऑनलाइन क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर हो, ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता, ये पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? सिंपल बात है, पियाजे ये कह रहे हैं बच्चे बड़ों से अलग कैसे हैं, इतनी बात बता दो, बाकी सारी बातें गई तेल लेने। ठीक, तो फटाफट से बताना है कि बच्चे वयस्कों से कैसे भिन्न हैं, किसकी भाषा में? पियाजे की भाषा में। भैया पियाजे ये कह रहे हैं कि आप खुद पहचानो, फिर आगे बात करेंगे। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे बड़ों से कैसे अलग हैं का यहाँ पे सिंपल मतलब है उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे अलग है। ठीक, तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, बच्चों की जो सोच है, उनका चिंतन है, वो वयस्कों से गुणात्मकता में भिन्न है, क्वालिटी में डिफरेंट है। हमें क्या पता, अभी हम 3 ऑप्शन और पढ़ेंगे फिर बताएंगे आपको, है ना। सेकंड ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। कभी भी पहला ऑप्शन देख करके टिक मार के आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है उससे बेहतर ऑप्शन कहीं अवेलेबल हो। ये फंडा जीवन में अप्लाई नहीं करना है कि इंसान सही लग रहा है, पसंद आ गया, फिर उसके बाद अभी रुकना है, नहीं और बेहतर ऑप्शंस देखेंगे, है ना। वो अरेंज मैरिज का वाला गेम नहीं खेलना है, इधर आ जाओ, है ना। देखो एक बार, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी क्वांटिटी में कि बच्चे ज्यादा सोचते हैं, बड़े कम सोचते हैं, या बड़े ज्यादा सोचते हैं, बच्चे कम सोचते हैं। क्या ऐसा है? अभी देखेंगे। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स व्हाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी बच्चे तो भाई डिपेंडेंट होते हैं, बात सोच की चल रही है, डिपेंडेंट सोचने में थोड़ी डिपेंडेंट होंगे कि मम्मी पापा जो कहेंगे वही सोचेंगे, बच्चे कुछ और भी सोच सकते हैं भाई। फोर्थ है अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, यानी बच्चों की तुलना में वयस्क तो बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो क्वालिटी में डिफरेंट सोचते हैं, यानी अमाउंट सेम है, चाहे वो बच्चों की सोच की हो, चाहे वो बड़ों की सोच की हो, मात्रा सेम है, प्रकार अलग है, यानी काइंड अलग है। ठीक, कैसे अलग है? अब हम सिंपल बात यहां पे करेंगे, जो अमाउंट है, सोच की जो मात्रा है, अमाउंट और काइंड कहते हैं इसको, प्रकार। अमाउंट सेम है, जितने थॉट्स, मतलब जितना आप सोच रहे हैं, जितने थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, बच्चे के दिमाग में भी आते हैं। आपकी सोच की क्वालिटी डिफरेंट है, काइंड डिफरेंट है, यानी प्रकार अलग है। आपका दिल टूटा है, आप उस पे सोच रहे हैं, बच्चे का खिलौना टूटा है, वो उस पे सोच रहा होगा, मतलब क्वालिटी में अंतर है बच्चे की और आपकी सोच की। ठीक है ना। अब ये मत कहना हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अब देख लो किसकी अच्छी क्वालिटी। तो अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, क्वांटिटी इज सेम, है ना, मात्रा में कोई अंतर नहीं है एज पर पियाजे, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है, गुणवत्ता में डिफरेंस है। हो सकता है आप किसी थियोरी पे विचार कर रहे हो और बच्चा विचार कर रहा हो कि ये पेड़ से फल नीचे क्यों आ रहा है ना, न्यूटन बन जाए क्या पता बच्चा, बादल चल क्यों रहे हैं, ये चांद मेरे साथ साथ घूमता है क्या,
तो बच्चे की सोच तो चल रही है, उसकी भी क्वांटिटी तो है ही, मात्रा तो बराबर है, लेकिन क्वालिटी में अंतर है, गुणवत्ता में अंतर है, प्रकार में अंतर है, ठीक है ना। तो ये कहानी है जो पियाजे कहते हैं कि बच्चों की सोच क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, यानी अमाउंट तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, बट काइंड में अंतर है, काइंड में सेम नहीं है, सोच क्वालिटी में सेम नहीं है वयस्कों से। सिंपल बात सही है नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए खैर, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, आप करियर ऐप डाउनलोड करके वहां सिलेबस की पीडीएफ तो फ्री ही मिल जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक। तो क्वांटिटी में अंतर होता है, क्वालिटी में नहीं, यानी क्वांटिटी मतलब मात्रा तो सेम है, जितना आप सोच रहे हैं उतना बच्चा भी सोचता है, क्वालिटी गुणवत्ता डिफरेंट है, प्रकार डिफरेंट है, वो अलग मुद्दों पे सोचता है, आप अलग मुद्दों पे सोचते हैं, ठीक। चलिए खैर, तो यहां पे समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे डिपेंडेंट हैं या वो क्वांटिटी में अंतर, नहीं, क्वांटिटी या अमाउंट में अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर है, सिंपल एज दैट। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking। यानी आप एक शिक्षक हैं जो बच्चों को या अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कौन सी होती है? थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करना, प्लान करना, रिव्यू करना, यानी आपके दिमाग के थोड़ा खर्चा यहां पे होता है थिंकिंग प्रोसेस का। थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, ये मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान, संज्ञान के परे जाकर के सोचना, ठीक, विकसित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में अधिक बेहतर साबित होगी? फटाफट से बताइए। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज्ड नोट्स फॉर असाइनमेंट, यानी बच्चों को नोट्स दे दो तो वो कहां पे चिंतन पे थोड़ी ज्यादा जोर पड़ेगा, नोट्स मिल गए, आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। जहां दिमाग पे ज्यादा जोर पड़े, जहां सबसे ज्यादा सोचना पड़े, वही ऑप्शन मेटाकॉग्निशन के केस में सही होगा। सेकंड है असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, जहां पे ये वर्ड मेमोराइजेशन, रिकॉल, रटना, याद करना, ये मिल जाए, वो एकदम एक्टिव नहीं होता बच्चा, और जहां बच्चा एक्टिव नहीं होता वो ऑप्शन खराब होता है, सिंपल। थर्ड है गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, छात्रों को आप सिर्फ उनके प्रदर्शन पे गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने की बजाय कि बेटा यहां ऐसे बेहतर कर सकते हो, उसकी बजाय सिर्फ नंबर दे रहे हो, तो नंबर दे देने से कुछ इंप्रूव नहीं हो जाएगा, आपको फीडबैक भी देना है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, ये सब मेटाकॉग्निशन के स्टेप्स हैं, मैंने आपको नोट्स में भी दिए हुए हैं, और जब हम डिस्कस करते हैं वहां पे भी ये बात हुई। आज मेटाकॉग्निशन भी ऐड कर लेना, वो टर्म्स वाले उसमें, है ना। एक टर्म्स की वीडियो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, अलग एक पूरी सीरीज चलाने वाले थे, बट अभी सीटेट आ गया है, तो कोशिश करेंगे कि लिमिटेड टाइम में बता दें। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वाइगॉत्स्की के बारे में है सवाल। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। अब ये भाषा और विचार अपने आप में एक टॉपिक है आपका, एक नंबर में पूछा जाता है। अब ये आपको प्याजे में भी पढ़ना है, ये अलग से भी पढ़ना है। प्याजे और वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो लैंग्वेज एंड थॉट, लेव वाइगॉत्स्की के, ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है जो क्लासिक क्वेश्चन कह सकते हैं, सीटेट के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से ये आएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, लेव विद आंसर्स टेलीग्राम पे। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है बताइए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि प्याजे क्या कहते हैं उसको लैंग्वेज एंड थॉट पे, और वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये तो बात वाइगॉत्स्की कहते हैं, और बाद में वो इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, ये भी कहते हैं। तो ये इनिशियली तो ठीक लग रही है। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज थॉट शेप लैंग्वेज, ये तो प्याजे कह रहे हैं एक बार को, दोनों के साथ जाना है हमें कि दोनों किस बारे में मानेंगे। तो लेव वाइगॉत्स्की लिखा है, दोनों नहीं लिखा है, सिर्फ वाइगॉत्स्की देखना है हमको, सिर्फ वाइगॉत्स्की देखना है। तो लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बात सही थी, लेकिन यहां पे ये भी लिखा होना चाहिए था इन दी इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के 2-3 साल, शुरुआती सालों में भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, पैरेलली समानांतर चलते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही बनता है वैसे कि लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्सली यानी जटिल रूप से आपस में जुड़ा हुआ है भाषा और विचार। भाषा मदद करती है विचार में, विचार मदद करता है भाषा में, दोनों इंटरमिंगल्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। पहले लैंग्वेज अलग चलती है, विचार अलग चलता है, फिर ये थॉट और लैंग्वेज मर्ज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ टीचर आस्क्स हरसेल्फ हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स, व्हिच इंटेलिजेंस इज शी यूजिंग टू ट्राई टू प्रमोट इन स्टूडेंट्स। मतलब कौन सी इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहती हैं टीचर जब वो ये कह रही हैं
कि ये गार्डनर की जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के, उनसे क्वेश्चन है, गार्डनर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं जिसको हम। तो एक शिक्षिका खुद से ये पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करूं बच्चों को जिससे छात्रों में पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकरण की क्षमता आ जाए। यानी बच्चों को पता हो जब वो ये पेड़ देखे, पौधा देखे, प्लांट देखे कि ये किस कैटेगरी का है, ये वाला फल, ये वाली जो फसल है ये किस सीजन में होती है, मतलब एनवायरमेंट को लेकर के। अब वो पौधे हो सकते हैं, एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो प्रकृति वाली सोच, प्रकृति की बुद्धि चाहिए, यानी नेचुरल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस विकसित करने की बात कर रही हैं अध्यापिका। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो आपके किसानों में बेहतर मिलेगी, है ना, या फिर अगर फार्मर्स में, आपके बर्ड वॉचर्स में, आपका जो भी जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर, जिनको पौधे वगैरह का शौक है, उन लोगों में ज्यादा पाई जाती। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। फोन मत चलाओ, अगर तुम फोन चलाते हुए मिली तो जब्त हो जाएगा फोन। हमारे यहाँ हिटलरशाही चल रही है आजकल, डेमोक्रेसी हम अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक, हमने थोड़ा सा साइड की हुई है आजकल। फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम पे हम डिस्कशन करते हैं, हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रही है बाकी बहुत सारे स्कूल्स की तरह। देखिएगा एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया, मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत मजे हैं, अभी पूछो मैडम सो रही थी। देखो एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, यानी फीडबैक कितना महत्वपूर्ण है और कब महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए क्लासरूम में, फटाफट से बताइए। कितना रुक रहा है? अच्छा, मतलब अटक रहा है क्या सेशन? यहाँ से है कोई दिक्कत? वो आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, शाम तक आप अपना इंटरनेट सारा निपटा चुके होंगे, देखना एक बार। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है, इट फोकसेस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू, यानी प्रतिक्रिया या अच्छा फीडबैक जब मिलेगा जब बच्चे, आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं एज अ टीचर कि क्या नहीं कर सकता बच्चा। अगर आपका ध्यान इसी बात पे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तो बच्चा नहीं सीखेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। बच्चे के पक्ष में रहना है आपको कुछ भी करके, बच्चा सेंटर में है पूरे एजुकेशन सिस्टम के, तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रहे हैं हम। सेकंड ऑप्शन है, इट सेंटर्स अराउंड द टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बस साल के अंत में परीक्षा पे फोकस करो, तो ये भी गलत तरीका है। बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल वही फंडा है, सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो जाएंगे कि जहां बच्चा सक्रिय है। इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट्स, रैंक देने से कौन सा फीडबैक मिल जाएगा भाई। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, तो फीडबैक वो बेस्ट है जो सीखने के दौरान और सीखने के बाद भी होता रहे, कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको यही फीडबैक मिल जाएगा, कहां गलती कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, वो अंत में पता लग जाएगा। तो फीडबैक साथ साथ मिल रहा है, जब लर्निंग हो रही है तब भी, और जब लर्निंग खत्म हो गई है, वो चैप्टर खत्म हो गया तब भी, लर्निंग एक्टिविटी के बाद भी और साथ भी, ड्यूरिंग, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमा इज अ टीचर who is implementing Vygotsky's theory in her classroom and she assigns her students to work in groups to complete a challenging task। तो रमा एक टीचर हैं जो वाइगॉस्की की थियोरी को फॉलो करती है। वाइगॉस्की की थियोरी क्या कहती है? ग्रुप में सिखाइए, है ना, सोसाइटी के साथ सिखाइए। तो इन्होंने क्या किया है, बच्चों को ग्रुप वर्क असाइन कर दिया है जिसमें बच्चे कोई एक टास्क कर रहे हैं ग्रुप में। फिर आती है बात, ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड अ की कॉन्सेप्ट, एक बच्चे को एक की कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जो समझ नहीं आता है। व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर रमा टू हेल्प दिस स्टूडेंट्स, एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अब इस बच्चे को मदद करने के लिए रमा क्या करे बेस्ट। तो पहला ऑप्शन, रमा एक टीचर है, ठीक। पहला है, असाइन अ डिफरेंट टास्क टू दी स्टूडेंट्स, दैट इज, आपको अपने आप को रमा की जगह रख के देखना है, क्योंकि आप भी टीचर ही बनने वाले हैं, कई लोग पढ़ा रहे होंगे ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक। तो अगर हम देखें, एक टास्क दे देंगे बच्चों को जिसमें दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज, छात्र को एक ऐसा काम दे दें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, लेकिन बच्चा जहां अटक रहा है उसमें भी तो सॉल्यूशन देना है। ये थोड़ी कि मुझे आता है क्लास 6 का, तो आप कक्षा 6 के सवाल दे दो, 7वीं में मैं हूं और वहां मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप कहो बेटा तुम 6ठी का काम कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। जहां दिक्कत है वो सीखना है ना, ये थोड़ी कि जो आता है उसको वही दे दो काम, फिर जहां डाउट है वहां तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड है, वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद दी स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड व्हाइल इन्वॉल्विंग विद अदर ग्रुप मेंबर्स, यानी छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ठीक है भाई, समस्या पर काम कर सकते हैं छात्र के साथ। और ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइड दी स्टूडेंट विद दी आंसर टू दी प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन मूव ऑन, यानी बच्चे को सीधा आंसर बता दो कि ग्रुप आगे बढ़ सके। नहीं, आपको तो हर बच्चे का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तभी तो कह रहे हैं हम, विभेदी अनुदेशन। फोर्थ ऑप्शन है, एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन, यानी आप बच्चे को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि भैया अपनी समस्या खुद से समझाओ, इधर उधर की बात ना करो, सिंपल बात। ये कौन है जो जॉ लाइन अच्छी है की बातें कर रहा है? ज्योति पढ़ लो, पढ़, पेपर में जॉ लाइन नहीं पूछी जाएगी, वो भी मेरी है। पेपर में इतने भी दिन नहीं है, 5 महीने नहीं दिए सीटेट ने इस बार, हरकतें देखो।
क्यूट हरकतें हैं वैसे आप लोगों की, ये तो मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है आप लोगों की हरकतों पे आसानी से। देखो एक बार, बहुत बढ़िया, बी होगा इनोसेंट कह रहे हैं। नाम तो आप लोग के इतने बढ़िया बढ़िया हैं, बस लवली निकिता, खुद से ही निकिता ने कहा मैं लवली हूं, आज से नाम लिखा जाएगा लवली निकिता, बात खत्म। क्यूट निशा, ठीक है, तुम्हारा भी यूजर नेम यही होना चाहिए, है ना, पापा की परी निशा। देखो एक बार समझते हैं। और वो गगन सर बोलते हैं ना पापा की परी, और पता नहीं कुछ तो बोलते हैं वो इस तरह का, पापा की परी मम्मी के मगरमच्छ समथिंग। चलो खैर आ जाओ इधर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज। भैया आपको जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्व करनी है। वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद दी स्टूडेंट, हाँ बच्चे के साथ आप काम करिए और प्रोवाइड करिए गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। तो बाकी ग्रुप में क्योंकि काम चल रहा है ना, तो बाकी बच्चों को भी इन्वॉल्व करके जहां जरूरत हो वहां बच्चे की हेल्प करनी है। लास्ट ऑप्शन था एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू, ये तो हमने कट कर ही दिया था, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। खुद से जब वो अटक ही गया है बच्चा, की कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल ही कर रहा है, और अगर ये बी ऑप्शन नहीं होता तो हम डी के साथ चले जाते, हमें कोई तकलीफ थी नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जब अटक गया तब तो मदद देनी है ना, स्कैफोल्डिंग वाइगॉत्स्की की यही तो कहती है, जहां बच्चा अटकेगा मदद दीजिए, ठीक है ना। फटाफट से बताइए। कोई कह रहा मम्मी के चमगादड़, बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने लिए इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स ढूंढ लेते हो, विशेषण, जिसकी हद नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये जेंडर के नाम पे ज्यादा बटना नहीं है ना। इंसान को जो है क्या करना चाहिए, चुपचाप से इंसान की तरह रहना चाहिए। आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, सबका अपना तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज एंड स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसू निकलेंगे कई लोगों के। इस बार सीटेट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया बहुत साल पहले, कहीं 2011 में नहीं, 12-13 में कहीं ये क्वेश्चन नहीं, बट इस थियोरी से क्वेश्चन आया था पिछली बार, नहीं तो आता नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं। पिछले 2-3 बार से तो मैं डिस्कस भी नहीं करती हूँ इसी चक्कर में। और समझते हैं कहानी क्या है। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, बताइएगा। और इस बार तो जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको शायद कहा भी होगा, आप आंसर की उठा के देखेंगे जब, कि क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आंसर जो है इसमें 2 सही हो सकते थे। कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं बताना जरा, इसमें तो गलतियां कर ही रहे होंगे। डी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं ये बता दो बस। 29% लोग ये जवाब दे रहे हैं, और ए ऑप्शन 29। बहुत बढ़िया, बाकी 33। अच्छा, खतरनाक ही जवाब दे रहे हो यार, 10%, ठीक है, ओके। देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जनरली आपकी पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, दूर दूर तक ना था कभी ना है। ये ऐसा टॉपिक है जो आ गया है, जो पहले था, क्योंकि डेवलपमेंट के आसपास का टॉपिक है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। देखिएगा, बात हो रही है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, यानी आपकी भावनाओं में परिवर्तन या स्थिरता, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में, एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपकी भावनाएं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशंस, ये सब मिलकर के किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास में शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर ये जैसा कि ये पूछते नहीं है, अगर साइको सोशल डेवलपमेंट नहीं देते तो इसका आंसर इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल सही था, लेकिन सही क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा दे दी। इमोशनल डेवलपमेंट जस्ट एक पार्ट हो जाएगा साइको सोशल डेवलपमेंट का। साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी है एरिक्सन की। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं जीवन की, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने बहुत साल पहले कराया होगा, पहले मैं बैचेस में भी कराती ही थी, जब 19, 20, 21, 22 तक भी शायद मैंने कराया होगा, है ना। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि मन और समाज, व्यक्तित्व की बात हो गई, पर्सनैलिटी की भी बात करते हैं ना जो एरिक एरिक्सन है, कि कैसे आपका डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट, आपके इमोशंस, आपका मन, आपका समाज, ये सब मिलकर के कैसे आपको बनाते हैं, ये बात साइको सोशल डेवलपमेंट में की जाती है एरिक्सन के द्वारा। अगर यहाँ पे सिर्फ इमोशंस की बात होती, अगर ये यहीं तक सीमित होता ना, तो हम इमोशनल डेवलपमेंट के साथ जा सकते थे, और ज्यादा संभावना मुझे भी लग रही थी कि इमोशनल डेवलपमेंट को ही मान लेंगे। बट क्योंकि जनरली सिलेबस में देते ही नहीं है आपके साइको सोशल, सालों साल से नहीं आया, 2013 में लास्ट टाइम कभी आया होगा, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग की क्षमताओं से रिलेटेड है। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी कह सकते हैं। तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। जब भी कॉग्निटिव पूछेगा तो थिंकिंग पे जरूर जोर डालेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज सच यहाँ पे आपके टॉपिक मतलब दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, ये तो फिर भी बन जाता है सिलेबस में, क्योंकि डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो मनोसामाजिक विकास यहाँ पे सही उत्तर होगा। और इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इमोशंस, जनरली इमोशंस का चेंज होना, फीलिंग्स का चेंज होना, है ना,
सिर्फ इमोशंस पे फोकस्ड होता अगर ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया सिर्फ यहीं तक अगर होता, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स, फिर भी मान लेते, लेकिन पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपके इमोशंस में चेंजेस आपके एनवायरमेंट की वजह से, आपके सोशल रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनैलिटी में, सेल्फ जिसको हम कह रहे हैं, इन सब में जो परिवर्तन होते हैं, तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट के तहत आता है। क्या ओवरऑल आपकी 8 स्टेजेस दी हैं एरिक एरिक्सन ने, उन्होंने कहा है हर एक स्टेज पे कुछ चैलेंजेस हैं, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशनशिप्स, आसपास सब मिलकर के आप में परिवर्तन लाते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये थियरी है अपने आप में, तो ये इन्होंने थियरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मन और समाज मिलकर के कैसे हमारी पर्सनालिटी या हमारा विकास कैसे होता है, ये बात एरिक एरिक्सन करते हैं, जिनकी थियरी से ही क्वेश्चन है। 8 स्टेजेस उन्होंने दी हैं एरिक्सन ने, तो ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि हाँ ये थोड़ा सा इन्होंने हटके पूछ लिया, क्योंकि इन्होंने पर्सनैलिटी की बात कर दी, क्योंकि इन्होंने समाज की बात कर दी, तो हमें मनोसामाजिक के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ भावनात्मक के साथ जा सकते थे अगर इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशंस को मैनेज करने की बात कही होती तो। ठीक, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, इस बार मैं ये थियरी करा के चलूंगी, यूट्यूब पे तो बहुत पहले से कराई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आजकल देते हैं ये लोग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यानी रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी मतलब जहां ज्ञान की रचना होती है, बच्चा एक्टिव है। पियाजे वाइगोस्की याद कर लीजिए, अभी बताया था। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वाइगोस्की और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है उग्र रचनावादी पियाजे। आपके फटाफट से बताइएगा क्या जवाब सही होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू व्हाट, रोड लर्निंग? नहीं भाई, ये तो सिंपल बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, ये बात हम कर चुके हैं आज सेशन में पूरे टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म मिला करके कम से कम 5-6 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म से आ जाएंगे, जिसमें पियाजे वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविज्म सब शामिल है। बच्चे को एक्टिव रखना, एक्टिव कहां है? रटने में एक्टिव होगा? नहीं, रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक, रिसेप्टिव रखने में, ग्रहणशील रखो सिर्फ, तो बच्चे को एक्टिव भी तो रखना है, सिर्फ ग्रहण करने की स्थिति में थोड़ी रहेगा वो। डिस्कवरी, यस, डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, रचनावादी शिक्षण वहां होगा जहां बच्चा खोज आधारित अधिगम कर रहा होगा। 4 ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। बच्चा जहां एक्टिव है, बच्चा जहां सक्रिय है, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहा है, तो डिस्कवरी में वो करेगा। डिस्कवरी लर्निंग की बात की है आपके जेरोम ब्रूनर ने, वो कहते हैं कि हम खोज करके एक्टिविटी करके सीखें, सिंपल बात। मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस होगी तो क्यों सीखेगा भाई, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, जिसकी बात जॉन डूई करते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी प्रगतिशील एवं अगर हम बात करें आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात इन्होंने शिकागो में स्कूल्स खोले थे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जॉन डूई और उनकी वाइफ ने मिलकर के, जहां पे सेंटर में बच्चा था, एक्टिविटी करना, सोशल लर्निंग, ग्रुप में सीखना, सोसाइटी, एजुकेशन फॉर लाइफ करके एक स्टेटमेंट दिया है जॉन डूई ने कि जीवन के लिए शिक्षा, जिसका मतलब क्या है, एक तो ये बात करते हैं प्रेजेंट के लिए सिखाना, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वर्तमान के लिए सिखाना, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाए, है ना, उसके लिए सिखाना। देखिएगा तो प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस तरह देखता है, बच्चों को एक्टिव देखेगा, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, बिल्कुल अर्थ निर्माण करने वाले, ज्ञानवर्धक हैं बच्चे, ठीक है। वल्नरेबल इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, कमजोर हैं, प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं, हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं, बिल्कुल सुपर मारियो है, उछलता हुआ जाता है बच्चा, सारे काम कर लेता है, सारी स्टेजेस पार कर लेता है, बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चा भगवान है, बिल्कुल। इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, कंप्लायंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, यानी बस उसको तो बेचारे को ज्ञान भर दो उसके दिमाग में, बच्चों को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। नॉलेजेबल है और मीनिंग मेकर है, अर्थ निर्माण करता है बच्चा, सीखता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। डिपेंडेबल ये मत कह देना हाँ वो हम पे तो डिपेंडेबल है, फीस तो माँ बाप ही देते हैं, वो वाला डिपेंडेबल नहीं, आपको ज्ञान की दृष्टि से देखना है, तो ज्ञान का सृजन करने में, यानी नॉलेज क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में बच्चा एक्टिव रोल प्ले करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जीन पियाजे के बारे में कुछ तो बात हो रही है। जीन पियाजे से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस बार तो 7-8 क्वेश्चन जो है पियाजे और कंस्ट्रक्टिविज्म से आ गए हैं, जनरली 5-6 तक नंबर रहता है इसका। जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है करिकुलम शुड बी डिजाइन्ड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। ये पता नहीं हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आज की डेट में जो करिकुलम है वो डिसाइड होना चाहिए। पियाजे क्यों एज की बात कर रहे हैं, स्टेज की बात कर रहे हैं, कि जिस स्टेज का बच्चा है अगर 7 से 11 वर्ष में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उस तरह का करिकुलम उसके लिए डिजाइन कराइए, उस तरह का सिलेबस होना चाहिए जो उसके दिमाग के अनुरूप हो कि किस स्टेज में वो है डेवलपमेंट की। इसीलिए हम डेवलपमेंट पढ़ते और पढ़ाते हैं कि हमें पता हो किस बच्चे के लिए क्या चीज किस उम्र में। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई 6 साल का बच्चा पहली क्लास में हो, अब हमें पता होगा कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उसको इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का सिलेबस डिजाइन करके दें। यही बात पियाजे कह रहे हैं। बात तो सही है, फिर भी चारों ऑप्शन हमें पढ़ने हैं, पहला ऑप्शन देख के ही सीधा जवाब नहीं दे देना है। सेकंड ऑप्शन है फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पे होना चाहिए कि नंबर कितने आए,
जबकि आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, एक्टिविटी पे फोकस करना है, तो ये तो हो गया गलत। बच्चे कि एक्टिविटी पे फोकस करेंगे प्याजे, ना कि नंबर पे। थर्ड है बिहेवियर शुड बी कंडीशनड। कंडीशनिंग से तो दूर भाग रहे हैं, ये एकदम नेगेटिव मिलेगा। जहां भी ऑप्शन में आपको कंडीशनिंग दिख जाए, कंडीशनिंग मतलब क्या है, अनुकूलन है, यानी आदत डलवा दी आपने, 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब आदत बेस्ड है कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग से हम अभी बचते हैं आपके करिकुलम में। कॉन्सेप्ट्स, इसमें कुछ थियरीज भी हैं, लर्निंग थियरीज, जो आपको नहीं करनी होती, सिलेबस में नहीं है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सरल से जटिल की ओर लेके जाना होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, मुश्किल से आसान की तरफ नहीं, है ना, क्योंकि बच्चों को पहले आसान होता होगा, तभी तो आप देखेंगे जो आपका सिलेबस है 6th क्लास में इजी होगा 7th क्लास के मुकाबले, फिर 10th का सिलेबस और लेवल अप होते जाते हैं। इसको हम स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं, जेरोम ब्रूनर की भाषा में, कि एक से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल जाना है, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आप जानते हो उससे जो नहीं जानते हो वही तो सीखते हो हर क्लास में, या हर बार जीवन में भी। अगर मुझे कुछ पता है उसके आगे तो सीखा जाएगा। तो करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। आयु समूह के हिसाब से आपको पता है, अच्छा 11 साल का बच्चा होगा तो उसको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का, या 10 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा, तो वो थिंकिंग कर पाएगा, लॉजिक आ चुका होगा उसके अंदर। तो ये वाले टॉपिक्स इस क्लास में होने चाहिए। तो प्याजे जो है एज के अकॉर्डिंग, अगर आप प्याजे को फॉलो कर रहे हैं तो सिलेबस वैसे ही डिजाइन हो, करिकुलम वैसे ही डिजाइन हो, एक्टिविटीज वैसे ही डिजाइन हो। यहाँ पे बात हुई है सिलेबस की, देखो हिंदी में इन्होंने लिख दिया था पाठ्यक्रम और इंग्लिश में लिखा था करिकुलम, जबकि दोनों में अंतर है। करिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं तो करिकुलम सिंपल पाठ्यचर्या कहलाता है, किसमें, हिंदी में। और अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, अगर हम बात सिलेबस की करते हैं तो ये पाठ्यक्रम है। लेकिन ऐसा ट्रांसलेशन मिस्टेक्स आपके पेपर में भी होती रहती हैं, और ये लोग सिंपल बोलते हैं, CBSE हो या ज्यादातर एग्जाम्स में यही हाल है कि जो इंग्लिश, अगर पेपर में हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में गड़बड़ है तो आपको इंग्लिश वाली साइड देखना है, इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा जहां भी कंफ्यूजन हो। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, पाठ्यक्रम हुआ, जेंडर हुआ, सेक्स हुआ, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की तरफ देख लेना चाहिए, भले ही आपका मीडियम कुछ भी हो, क्योंकि गलती अगर हुई क्वेश्चन को आंसर करने में तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाएगा। तो हिंदी वाले तो स्पेशली इंग्लिश की साइड देख लें जब इस तरह का कंफ्यूजन हो। देखिए करिकुलम में सारी एक्टिविटीज, स्कूल में कदम रखने से लेकर निकलने तक सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है। सिंपल, चाहे कोई रंगोली बन रही है, चाहे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, चाहे कुछ भी है। सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। सिलेबस एक हिस्सा है जिसमें आपके चैप्टर्स एंड ऑल आ गए। करिकुलम एक बड़ी प्रक्रिया है, जैसे ग्रोथ हिस्सा होता है डेवलपमेंट का। सिलेबस की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको पता है वो डिजाइन आपके चैप्टर्स एंड ऑल, तो सिलेबस जस्ट एक हिस्सा है। करिकुलम में सारी एक्टिविटीज हैं, आपकी प्रेयर से लेके और सारी चीजें जो भी स्कूल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इंपैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी मास्टरी गोल्स, देखो 3 प्रकार के गोल्स होते हैं, है ना, 3 प्रकार के गोल्स होते हैं। एक होता है मास्टरी गोल, दूसरा होता है आपका, ये मैंने एग्जांपल आपको वो मैराथन में भी दिया हुआ है कि, और बहुत बार ये मैं कहती हूँ, वो आपको चतुर रामलिंगम याद होगा, कौन सी मूवी है वो, 3 इडियट, है ना। तो मैं तीनों आपको पहले गोल्स बता देती हूँ, फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन पे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक। तो देखते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करें, एक होते हैं परफॉर्मेंस गोल्स। 3 प्रकार के गोल्स हैं, यानी लक्ष्य हैं। परफॉर्मेंस गोल्स, जो आपका वो चतुर वाला जो कैरेक्टर है कि वो चमत्कार को बलात्कार बोल देता है, मतलब रट्टू है एकदम, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन पे चलता है ना। चतुर याद कीजिए, 3 इडियट वाला, बहुत बार मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, 3 इडियट्स, ठीक है। मूवी देखी है सबने, बहुत पेडागोजिकल लेसन्स बहुत सारे हैं। ऐसे ही आमिर खान की एक और मूवी है वो तारे जमीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, ठीक। तो परफॉर्मेंस गोल्स, इसमें फर्स्ट आना है चतुर को, कुछ भी करके, रट्टाफिकेशन हो, कुछ भी हो, नंबर लाने, बस ये है परफॉर्मेंस गोल्स। दूसरे होते हैं फेलियर अवॉइडेंस गोल। फेलियर अवॉइडेंस गोल यानी फेलियर से बचना है, कुछ भी करके 33% नंबर आ जाए, 90 नंबर आ जाए सीटेट में, बाकी देखा जाएगा, है ना, रो पीट के बस पास हो जाऊं किसी तरह से। ये वो है राजू रस्तोगी था ना उसमें, कि बस किसी तरह से पास हो जाऊं भगवान, वो वाला सीन है। क्या शर्मन जोशी, क्या नाम है वो एक्टर का, जो भी है, तो राजू रस्तोगी वाला कैरेक्टर आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसको बस पास होना है ना। फेलियर अवॉइडेंस, फेलियर से बचना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। फिर आपका थर्ड कैरेक्टर है रणछोड़ दास छाछड़, जो भी नाम था उनका, आमिर खान वाला, है ना, जो मेन लीड कैरेक्टर जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच है वहां पे, मास्टरी ओरिएंटेड गोल है, या ओरिएंटेशन क्या है, मोटिवेशन का सेंटर क्या है। ये गोल्स मोटिवेशन का सेंटर दर्शाते हैं कि आपकी मोटिवेशन किस चीज पे आधारित है।
ठीक, किस चीज से आप मोटिवेटेड हैं। तो मास्टरी गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आपका रेंचो आ जाएगा, मूवी वही चल रही है, कैरेक्टर 3 हैं, अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि बेस्ट कौन सा है, बेस्ट है मास्टरी लर्निंग, दिस इज बेस्ट, कि आपको मास्टरी आधारित अधिगम करना है, यानी आपको पारंगत बनना है किसी भी चीज में, मास्टरी हासिल करनी है, ठीक। तो ये है आपका बेस्ट, बच्चे को आपको एज अ टीचर इसी के लिए मोटिवेट करना है। सेंटर ऑफ मोटिवेशन, पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सीखने में मजा आ रहा है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरह से समझ लेंगे, नंबर अपने आप आएंगे। तो ये मास्टरी, वही जो किसके पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के साथ आएगी, तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन है कि डिग्री नहीं मिल रही अगले को फिर भी पढ़ रहे हैं, ठीक। कई लोगों को ये रियलिटी से दूर लग सकती है बातें, बट आपको यही बीच में मर्ज करना होता है रियलिटी और सपनों को। परफॉर्मेंस गोल्स की बात करें तो यहाँ तो बस फर्स्ट आना है, रट के आओ, कैसे भी आओ, समझ में आए नहीं आए, जो समझ में आए रट लो। मैथ्स भी रट लेते थे हम, ऐसे ऐसे बच्चे थे हमारी क्लास में, पूरी थियरम रट के चले जाते थे। सेकंड, जो आपका फेलियर अवॉइडेंस भी खराब ही है, क्योंकि आप फेलियर के डर में ही रहते हो। तो बेस्ट है मास्टरी ओरिएंटेशन, और मास्टरी ओरिएंटेशन ये मानती है कि आपकी जो क्षमता है, भाई जब आप मास्टरी के लिए पढ़ रहे हो इसका मतलब जो आपको नहीं आता वो भी आप सीखोगे। तो एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, एबिलिटी के दो व्यूज हैं, यानी क्षमता के। कई लोग कहेंगे यार मुझसे तो होगा ही नहीं, यार मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो पाएगा। एबिलिटी का एक है फिक्स्ड व्यू कि भैया या तो आप बुद्धिमान होते हो या तो नहीं होते हो। आपको ऐसी बातें कहते हुए मिल जाएंगे लोग कि भाई हमारा तो आईक्यू ही कम है, आईक्यू चिल्लाते रहते हैं, ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, जबकि आईक्यू का ज्यादा अंतर लोगों में होता नहीं है। और आईक्यू की इतनी ज्यादा बातें वो लोग भी करते हुए मिल जाएंगे आपको जो आईक्यू पढ़ा रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि आईक्यू का कोई खास डिफरेंस है नहीं। 2% लोग हैं जो बहुत हाई आईक्यू रखते हैं, या 2% लोग हैं लगभग जो बिल्कुल रिटायर्ड वाली स्थिति में, या बहुत ही कम आईक्यू है जिनका, ज्यादातर लोग बीच में ही है। तो आईक्यू का बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसा सच नहीं मिलेगा, रेयर केस में वो चुनिंदा लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एबिलिटी, क्योंकि जितना एक वो स्टेटमेंट है, जितनी हमें बुद्धि मिली है हम उतना तो प्रयोग कर नहीं पाते हैं जीवन भर, तो आईक्यू पे तो नहीं जाए तो अच्छा है। तो एबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं कि भाई हमारा तो आईक्यू कम है हम तो काम नहीं कर पाएंगे, ये एकदम खराब विचार है। बेहतर क्या है कि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है। भाई आईक्यू से हम दर्शाना क्या चाह रहे हैं, आईक्यू से हम दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर क्षमता कितनी है किसी चीज को करने की, जबकि आईक्यू पे खुद सवाल है। बहुत सारे लोग आईक्यू को मानते भी नहीं है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो वो तो आईक्यू को बहुत धड़ल्ले से नकारते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल है आईक्यू, सॉरी आईक्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आईक्यू तो लगभग स्टेबल ही होता है, और आईक्यू के बहुत सारे पैमाने हैं जिसके बेसिस पे वो मापा जाता है ना। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आईक्यू मापने के बेसिक फंडे, अगर आप गणित में अच्छे हैं, लॉजिकली एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह ज्यादा अच्छी है आपकी, तो हो सकता है आपका स्कोर बेटर आ जाए। तो वो बहुत सारे उसके मतलब उसमें वो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है आईक्यू जो है। एबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये मान के चलना है कि भैया एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, इसको बढ़ाया जा सकता है मेहनत करके। अगर आपने मान लिया फिक्स्ड ही है तो जितने आपके दिमाग की क्षमता है वो भी आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपने तो मान लिया अब तो फिक्स्ड है भाई, या तो आता है या तो नहीं आता। तो फिक्स्ड नहीं मानना, आपको बच्चे को सीखना सिखाना है कि इंक्रीमेंटल बढ़ाया जा सकता है क्षमता को सीख करके। और ये आप देख सकते हैं खुद में भी आपको इतना परिवर्तन मिल जाएगा जीवन में, यदि आपने खुद पे बहुत काम किया है, मेहनत की है, कि आप पिछले मतलब 1 साल में ही आप अपने अंदर परिवर्तन देख सकते हैं कि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है। बच्चा कोई कुछ अगर आज आपको नहीं आता तो वो कल सीख सकता है, बढ़ा सकता है। यही बात तो वाइगोत्स्की भी कह रहे हैं ना कि आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप ऊपर लेकर के जा सकते हो। खैर ज्यादा कहानियां हो जाएंगी, इतनी आपको सीटेट में इतनी ही आवश्यकता है, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। तो एबिलिटी मास्टरी जो है, मास्टरी गोल्स इंपैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ती है नहीं, ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा पे बेस्ड है कि आपको मास्टरी हासिल करनी है, आपको नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस पे आपका जोर ही नहीं है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अगेन एक्सट्रिंसिक पे नहीं है, एक्सटर्नल। 2 प्रकार की मोटिवेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल वो जहां आप बाहर की चीजों पे निर्धारित नहीं कर रहे कि ये काम तब करेंगे जब 4 लोग ताली बजाएंगे आकर के, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, है ना। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। एंटिटी व्यू होता है फिक्स्ड एबिलिटी का व्यू, कि आपने मान लिया बुद्धि तो फिक्स ही है, या मतलब समझ तो फिक्स ही है, योग्यता तो फिक्स ही है, तो वो गलत है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। यही बात मैंने आपको भी बताई थी कि एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा यहां पे आएगी कि बच्चे का खुद पे ध्यान है, उसको क्या पसंद है अंदर से वो सीखने पे, उसमें मास्टरी हासिल करने पे। दूसरा इंक्रीमेंटल है, एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। भाई कल फेल हो गए जरूरी थोड़ी फेल ही होते रहोगे पेपर में, अगर मेहनत करेंगे सही से एबिलिटी बढ़ाएंगे हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये बेस्ट गोल कहा जाता है। थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, आई नो हम बहुत स्लो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निशा को अपने घर भी जाना है। असर्शन यानी कथन और कारण यानी रीजन। असर्शन क्या है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर टू कंफर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी इंक्रीजेस। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यानी जैसे आप टीन एज में आते हैं तो मेल और फीमेल आपके घर वाले कहने लगते हैं अरे भाई अब बड़े हो गए हो, तुम ऐसे चला करो, तुम लड़की हो तो ऐसे रहा करो, लड़के हो तो
फलाना ढिमकाना, 4 तरह की बातें। समाज का प्रेशर बढ़ जाता है जैसे ही आप टीनेज में आते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है कि लड़कियों तो ऐसे पहनो, ऐसे रहो, बड़े हो गए हो, बड़ी हो गई हो, व्हाटएवर। ये बात सच है कि फेमिनिटी और मस्क्यूलिनिटी, लड़कियों को बाहर खेलने नहीं दिया जाता, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। जब बच्चे हो तो बच्चे की तरह चल जाता काम। तो मस्क्यूलिनिटी और फेमिनिटी यानी जो जेंडर रोल्स हैं उनमें ढालने की कोशिश समाज ज्यादा करता है, प्रेशराइज करता है इस उम्र में आके। ये बात ट्रू है। इसका रीजन क्या है? जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली, यानी जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं। यानी ये निर्धारित हो गया कि आप क्या कपड़े पहनेंगी आपके जन्म से ही, बायोलॉजिकली। ये कोई बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समाज का कॉन्सेप्ट है। लड़कियां भारत में अलग तरह के कपड़े पहन रही होंगी, अमेरिका में अलग पहन रही होंगी, यूरोप में अलग पहन रही होंगी। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ये क्या है? बायोलॉजिकली नहीं है। बायोलॉजिकल सेक्स होता है कि आपके बायोलॉजिकल अंतर है। लड़कियां या फीमेल्स जन्म दे सकती हैं बच्चे को, ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। झाड़ू कोई भी लगा सकता है, ये कैसा एस्पेक्ट है? वो सोशल रोल है, जेंडर रोल है, समाज ने बनाया है। तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाई गई है। 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, डिस्कस करेंगे। वहीं सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर सोशल है। ठीक है, GS से याद रख लिया करो, ये तो 1 नंबर में आता ही आता है, 1 नंबर में आता ही आता है। GS यानी जेंडर सोशल कॉन्सेप्ट है और आपका सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, SB। ठीक, सिंपल। वैसे GS याद रख लोगे, अपने आप समझ आया कि जेंडर जो है वो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है और फिर सेक्स क्या बचा? बायोलॉजिकली बचा दूसरा ऑप्शन। ठीक, चलिएगा। खैर, तो यहां पे ये बात कहना एकदम गलत होगा कि जेंडर और जेंडर रोल बायोलॉजिकली डिटरमाइन होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। नहीं, समाज बनाता है ना। वो सिमोन दे बुआ का कोट है, बहुत बार हम डिस्कस करते हैं बैचेस में भी, कि अ वुमन इज नॉट बॉर्न, इट इज मेड बाय द सोसाइटी। एक तरह से, है ना, महिला पैदा नहीं होती, समाज बनाता है। तो ए क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। जब हम जेंडर पढ़ते हैं तो इस कोट से शुरुआत करते हैं 2019 से ही। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी असर्शन यानी कथन और रीजन क्या है? कारण। टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, डिबेट, डिस्कशन। कुछ लोग डिबेट में क्या होता है, एक पार्टी प्रो में होती है किसी चीज के, दूसरी जो है कौन में होगी, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट लेकर के चलते हैं। ट्रू, बच्चों को आप ग्रुप में एक्टिविटी कराइए, बच्चा एक्टिव है। रीजन क्या है? नॉलेज प्रोडक्शन इज इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। कि भैया नॉलेज तो जो है एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, समूह में तो बिल्कुल भी एक्टिव मत कराओ, बच्चों को तो इनएक्टिव रखो। तो ये तो बच्चों को पैसिव कर दिया। जहां बच्चा निष्क्रिय वहां अधिगम या वो आंसर कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये बात सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स, यानी रुकावट बनता है, या बैरियर लिखा हो, हिंडर लिखा हो, नॉट लिखा हो, ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट इन क्लासरूम। यानी वो बच्चा जो दृष्टिबाधित है, जिसको देखने में समस्या है, उसके लिए कौन सी एक बात प्रॉब्लम बनेगी सीखने में? रेज्ड लाइन, ड्रॉइंग एंड मैप्स। रेज्ड लाइन यानी उभरी हुई रेखा, तो वो टच करके पढ़ लेगा, टेक्टाइल मटेरियल होगा। ब्रेल लिपि भी वैसे ही होती है, 6 पॉइंट्स बेस्ड होती है, लुई ब्रेल ने दिया था। टैक्टाइल मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल्स, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। हाँ, टैक्टाइल टच एंड फील मटेरियल अच्छा है बच्चे के लिए जो देख नहीं सकता या देखने में दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस। हाँ भाई, आपका चैट जीपीटी आजकल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट करके दे सकते हैं लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस को। क्या है उसमें? इलेक्ट्रिकली आप लिखे हुए को सुन सकते हैं बेसिकली। अगर आपके पास फोन भी आ रहा है, 1-2 लर्नर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनके पास फोन आता है और वो अगर देख नहीं पाते हैं तो वो फोन बोल के बता देता है, तो अच्छी बात है। ठीक। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, ये खराब तरीका है क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, आप उसको प्रिंटेड किताबें दे रहे हैं, तो ये सबसे खराब तरीका है। बाकी सेंसेस पे आपको वहां फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। देखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी रहती है तो प्रैक्टिस जितनी कर लोगे ना क्वेश्चन पढ़ने की, उतना अच्छा है, उतनी जल्दी पेपर सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, सुमेलित युग्म कौन सा है? पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी FA जिसको हम कहते हैं, डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास। समेटिव एसे जिसको हम कह रहे हैं, इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर्स। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिनको NRTs भी कहते हैं हम, कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। पीयर्स मतलब साथी सहयोगी, क्लासमेट बच्चे के।
तो आपको फटाफट से जवाब देना है। रचनात्मक मूल्यांकन वो है जो कि छात्र पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, नहीं, ड्यूरिंग की भी बात करता है रचनात्मक जो है कि क्लास के दौरान, सीखने के दौरान क्या होगा। समेटिव असेसमेंट जैसे ईयरली, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम्स जो है आपके। इन्वॉल्व पेपर पेंसिल टेस्ट, हाँ बिल्कुल होता है। एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर, नॉन रिटन बिहेवियर नहीं, ये तो भैया लिखने पे ही फोकस्ड है। टेस्ट पे क्राइटेरियन रेफरेंस है, इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, नहीं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का उदाहरण है सीटेट, 90 नंबर ले आओ, मास्टरी से इनको ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, ठीक है ना। जबकि एनआरटी की बात करें तो ये सही है यहाँ पे कि ये कंपेयर करता है परफॉर्मेंस दूसरों से। जैसे केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देंगे, मेरिट बनेगी, दूसरों से कंपेयर होगा आपका जो स्कोर है, वहीं सीटेट में वो चीज नहीं है। सीटेट में आप 90 नंबर ले आइए, किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक। वो आप लोग पास ही सिर्फ 16% लोग हो रहे हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हमारी गलती है, एज टीचर शायद बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और एज लर्नर्स आप लोग कहीं गड़बड़ कर दे रहे हैं। नहीं तो इससे बेहतर था रिजल्ट। जब ऑनलाइन में शुरू किया था, मुझे याद है 2018 वाले में एकदम से रिजल्ट बढ़ा था 2016 के मुकाबले, और उसके बाद कई साल तक रहा, फिर डाउन गया है पिछले 2-3 साल में रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। पहले अचानक से बढ़ा, हालांकि पहले और भी कम था। तो ये कहानी है कि हम यहाँ पे किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है सीटेट में। आप खुद ही अगर क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पाए, 90 नंबर ना ला पाए, तो कोई क्या ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। सुनीता 12 ईयर ओल्ड गर्ल, 12 साल की बच्ची है सुनीता, शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी, बहुत ही अच्छी संगीतीय क्षमता है, बहुत अच्छा गाना गाती हैं या कंपोज करती हैं, व्हाटएवर। बोथ हर पेरेंट्स आर अकॉम्प्लिश्ड सिंगर्स, तो बच्ची के पेरेंट्स क्या है, सिंगर्स हैं, यानी गायक हैं। एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल, वॉइस ट्रेनिंग के लिए क्लासेस भी अटेंड करती है सुनीता। ये क्वेश्चन जमानों से आता रहा है कि एक बच्ची है जिसके दोनों पेरेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो भी अच्छा कर रही है, उसको वो कोचिंग के लिए भी भेजते हैं। तो भैया हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का रोल है। हेरिडिटी से क्षमता मिली है कि वो अच्छा गा सकती है माँ बाप से, और दूसरा एनवायरमेंट में उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम प्रॉपर, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से हो पा रहा है, सिंपल बात है। जेंडर आइडेंटिटी और ये सब तो कुछ है नहीं कि जेनेटिक मेकअप और जेंडर आइडेंटिटी है, लड़कियां अच्छा गाती हैं, ये सब तो बेकार की बातें हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन विक्की फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब। ये अभी 10 सवाल और हैं हमारे, फिर आउट ऑफ 30 कितने ठीक कर पा रहे हो, समझ में कितने आ पा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। इससे अभी शुरुआत में नंबर से ज्यादा ये जरूरी है कि आप ठीक में दिमाग में जा कैसे पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए। एक क्वेश्चन में पता नहीं हम कितने कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। फटाफट से बताइए। टाइम यही रहेगा, 9 बजेगा। कल भी हम मिल रहे हैं, सैटरडे वैसे ऑफ रहता है, बट ये वाला सैटरडे वर्किंग रखेंगे। बहुत दिनों से क्लास शुरू नहीं हो पा रही थी कॉन्टिन्यूस, अब कॉन्टिन्यूस कर देंगे यूट्यूब पे। चलिए निशा दीदी को दिखा दीजिए, ये शादी के वीडियो में देख लीजिए, इनको ऐसे नाइट सूट में दिखना पसंद नहीं कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। विच मेथड, मतलब इनकी शादी के नहीं, वो दीदी की शादी का जो व्लॉग है दूसरे चैनल पे हिमांशु सिंह पे, उसमें वैसे किसी ने तो पूछा था कि वो कौन। अगली बार से ये जब भी व्लॉग में आएंगे इनको कहेंगे एक नाम की प्लेट लगा लें ऐसे सामने, उसमें लिखा हो निशा शर्मा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच मेथड डिड लॉरेंस कोहलबर्ग यूज टू स्टडी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है ना, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, याद होगा आपको। फर्स्ट है कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, बच्चों को ऑब्जर्व करना, तो खेल खेल का मेथड थोड़ी है। एक्सपेरिमेंटल विधि, क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच अपनाई है, या फिर पोजिंग मॉरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज। सिंपल जवाब है, ये क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर जितने रिपीट होते हैं सीटेट में, दुनिया के किसी एग्जाम में शायद ही होते होंगे, है ना। और यही कहानी है कि आपकी जो इंग्लिश वाली बुक है मैंने प्रॉपर प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। ये नहीं किया कि प्रीवियस ईयर का नाम हटा दिया और फिर कहा देखो जी सारे क्वेश्चन मेरी बुक से आ रहे हैं, ये नहीं। बहुत सारी बुक्स ऐसी मिल जाएंगी आपको मार्केट में, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। तो बस हल्का सा ही लैंग्वेज में ट्वीक करेंगे, कोई ज्यादा नहीं। तो सीटेट में सबसे ज्यादा होती है ये चीज। तो अगर हम देखें, कोहलबर्ग ने क्या किया, दुविधाएं पेश की बच्चों के सामने और उनको एनालाइज करने को कहा, बच्चे के रिस्पॉन्सेस की समालोचना की, उनका एनालिसिस किया, उनको डिटेल में विश्लेषण करके समझा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, नैतिक विकास, नैतिकता क्या है, सही और गलत क्या है, इसका विकास तो चर्चाओं के द्वारा किया जा सकता है, डिस्कशन के द्वारा किया जा सकता है, बच्चों में गलत और सही का विकास। तो मॉरल डिलेमा यानी दुविधा पेश की कि ये करें कि ये करें। जैसे अभी प्रयागराज जाना था तो मेरे सामने भी दुविधा थी, उस पर चर्चा कभी और करेंगे, लंबी चर्चा होगी, ठीक। तो उसमें फिर तर्क लगा, डिस्कशन हुआ, चीजें हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, स्कूल्स शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स व्हिच असेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स, यानी स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। यानी प्रोडक्ट पे नंबर कितने आए, आउटकम मतलब कितना आपने अचीव किया, तो ये एकदम खराब ढांचा है। रीजन क्या है, लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, बिल्कुल नहीं है कि पदानुक्रम में ही होगी,
है ना, कॉम्प्लेक्स होती है, ग्रेजुअल होती है लर्निंग, धीमे धीमे होती है। तो ये दोनों ही बातें एकदम गलत हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इतने सारे दिल कौन भेज रहा है भाई, है? थैंक्स मैम, मारिया कह रहे हैं, थैंक यू मारिया। चलिए, ए और आर दोनों ही फॉल्स हैं, गलत हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22वां सवाल आपसे पूछता है ऑटिज्म के बारे में। एक लर्निंग डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? क्या वो माय नेम इज खान में शाहरुख खान को कह सकते हैं ऑटिस्टिक? ऑटिस्टिक ही थे शायद वो। तो अगर हम बात करें, ऑटिज्म इज कॉज्ड सोनली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि वातावरणीय कारकों से होते हैं, तो सिर्फ वातावरणीय कारकों से ना डिसलेक्सिया हो सकता है, ना ऑटिज्म हो सकता है, ना एडीएचडी। वातावरण बढ़ावा दे सकता है, बट ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। यानी आपको जन्म के शुरुआती सालों में, चाइल्डहुड तक पता लग जाएगा कि बच्चों को दिक्कत है। कई बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मतलब ब्रेन की वायरिंग उस तरह की है बच्चे की कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, चाहे वो ऑटिज्म हो, डिसलेक्सिया हो। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव्स विद एज। ये ऐसा नहीं है कि क्योर कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से ठीक कर देंगे, वो तो डिसलेक्सिया भी नहीं होता। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को आप एकदम ठीक नहीं कर सकते कि दवाई दे दी और अब ठीक हो गया, बुखार थोड़ी है। थर्ड है, इनको डील किया जा सकता है, इनको कोप किया जा सकता है। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, यानी हर एक ऑटिस्टिक व्यक्ति की कम से कम एक खास चीज होती है, ये जरूरी नहीं है। जनरली होता है कि किसी ना किसी चीज में, ऑटिस्टिक बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है ना, वो सब चीजें, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा हो ही। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये बात एकदम सही है। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ऑटिस्टिक बच्चा बेसिकली चीजों को बहुत बार रिपीट करता है, ज्यादा उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाता। आपने देखा होगा माय नेम इज खान में भी वो ज्यादा आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करता। एनवायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा चेंज है तो भी दिक्कत होती है ऑटिस्टिक बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है? कि बच्चों को जो आता है खुद वो दूसरों को सिखा रहे हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक आता है, आप अपने दोस्त को सिखा रहे हैं या अपनी सहेली के साथ चर्चा कर रहे हैं, ठीक, कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थियरी मुझे पता है। ये क्या कहलाएगा? एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी तो होता है व्याख्यात्मक, कि टीचर आपके दिमाग में भर रहा हो, ये एकदम नेगेटिव है, ये जहां दिख जाए नेगेटिव ही है ये। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण, आप किसी से सीख रहे हैं, कोई आपसे सीख रहा है, परस्पर वहां पे चर्चा चल रही है, ये बात सही है। कंडीशनड लर्निंग नेगेटिव है, कंडीशनिंग से भी बचना है। रोट लर्निंग तो ये है ही नहीं, तो बच्चा एक्टिव है, और इसकी बात आपके वाइगॉस्की भी करते हैं कि आप बच्चे से, बच्चा आपसे परस्पर रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कहता है भाई ये। सेंसिटिव, और इसको पीयर ट्यूटरिंग भी कह सकते हैं, कि पीयर्स दो आपस में सिखा रहे हैं एक दूसरे को। अगर रेसिप्रोकल नहीं होता ऑप्शन में तो पीयर ट्यूटरिंग लिखा होता, सहपाठी शिक्षण कह देते इसको हम, ठीक है जी। तो कई सारे टर्म्स जो जरूरी हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश आर एस्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। यानी संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। संवेदनशील अवधि यानी वो टाइम पीरियड जहां तेजी से बच्चा सीख सकता है, कुछ सेंसिटिव है, अगर सही माहौल मिल जाए तो बहुत अच्छा। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है? 2 से 6 वर्ष, है ना। सामाजिकरण के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत सारे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है शुरू के 6-7 साल तक विकसित हो जाती है, बाकी फिर तो ऊपर से पेंट ही होना है, ठीक। तो ये सेंसिटिव पीरियड हो गए कि उस समय पे बच्चे को एक टाइम पीरियड है, हम एडोलसेंस में कह रहे हैं बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, बाकी सारी चीजें कराओ, क्यों? हम कहते हैं बढ़ती उम्र है, तो वो क्या हो गया, एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंट अगर अच्छा मिले तो वो सेंसिटिव पीरियड है जहां बेहतर विकास हो सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हम इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, या संवेदनशील या क्रिटिकल पीरियड भी कह देते हैं इसको, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा मिल जाए उस समय पे तो नॉर्मल से अच्छा डेवलपमेंट वहां हो जाएगा। हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर, एथनिक वेथनिक कुछ नहीं, सेंसिटिव पीरियड मतलब एनवायरमेंट से ही बात हो रही है, ज्यादातर केस में आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 5 सवाल और रह गए हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। 5 बजे से क्लासेस चल रही हैं, इतना जो है ब्रेक ले लिया है अब के थकान जल्दी हो जाती है। पहले तो पता नहीं 8-8 10-10 घंटे क्लासेस ही क्लासेस चलती थी। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, बताइएगा। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। भाई डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे स्ट्रगल करते हैं पढ़ने में। 100 को वॉल्स पढ़ेगा बच्चा, वॉल्स को 100 पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है ना, बी को डी पढ़ सकता है। याद कीजिए तारे जमीन पर में
ईशान अवस्थी हो। ठीक, तो बाय गिविंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेजेस, लंबे लंबे पैसेज दे दो बच्चे को, तो डिस्लेक्सिया वाले बच्चे के लिए तो वो मुश्किल है ना, उसको पढ़ने में डिफिकल्टी, आप बड़े बड़े पैसेज दे रहे हो। थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का प्रयोग आपको नहीं करना पूरे सिलेबस में कहीं भी, है ना, बच्चों को एक्टिव रखना है। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, चलो ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट, बच्चों को बेसिक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप हायर ग्रेड लेवल दे दो, तो उससे क्या होगा। सिंपल तरीका है डिस्लेक्सिक बच्चे के साथ डील करने का, बहुत अच्छा तरीका है। आपको प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण ठीक कराना है बच्चे का, तब भी फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत काम आती है ना। बच्चा है कोई जो है थोड़ा स्टैमरिंग की, स्टैटरिंग की, तुतलाने की, हकलाने की, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं अगर कहीं, तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग काफी हेल्प करती है उच्चारण सही करने में। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण, ध्वन्यात्मक यानी फोनोलॉजिकल, फोन जहां आ गया मतलब साउंड की बात हो रही है ना। फोनीम वगैरह भी हम पढ़ते हैं, समय आने में पढ़ेंगे, अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग में कई सारी चीजें होती हैं कि जैसे किसी शब्द को तोड़ के आप कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना बचपन में आप पढ़ाते हैं कमल कमल, तो वो रिदम राइम से जोड़ देते हैं कई बार आप, बैट कैट सेट, कई सारे शब्द ऐसे राइमिंग एक साथ बच्चे को बता दिए। प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत हो रही है तो तोड़वा के इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश एक बार में नहीं बोल पा रहा है तो ठीक, तो वो फोनोलॉजिकल राइमिंग वर्ड्स को यूज कर सकते हो, तोड़ के वर्ड्स को यूज कर सकते हो, तो बच्चे को थोड़ी आसानी होती है पढ़ने में जब उसको नॉर्मल में दिक्कत आ रही है। मैम जी बैच नहीं ले सकते हूँ, यूट्यूब पर क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी विक्की, यूट्यूब पे इस बार भरपूर क्लास होगी, पिछली बार तबियत खराब हो गई थी, 2 महीने क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। देखो एक बार बिल्कुल होगी, यूट्यूब पे होगी, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और इतना कुछ है मैराथन वगैरह। देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग, यानी विश्लेषणात्मक चिंतन को कौन बढ़ावा देता है। देखिए थिंकिंग तो की इंपॉर्टेंट है, की कंपोनेंट है आपके लिए पूरे सिलेबस में। बच्चे की थिंकिंग को आपको डेवलप कराना है, सोचना सिखाना है बच्चे को, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, फटाफट से कमेंट करके बताओ या पोल में बता दो कौन सा जवाब यहाँ पे सही होगा। ये है आपका 26 क्वेश्चन, 26वां सवाल, फटाफट से बताइए। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी आप मान लीजिए सीटेट में फेल हुए तो आप फेल क्यों हुए इसमें विश्लेषण कर सकते हैं आप, कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, इसमें ज्यादा, इसमें कम, यहां ज्यादा दिक्कत होती है मुझे, और मैं क्यों फेल हुआ, क्या कारण हो सकते हैं, इस बार ऐसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत है, मतलब आप तोड़ के देख रहे हैं चीजों को, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, तो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सा क्वेश्चन है, यानी जिस क्वेश्चन से दिमाग पे जोर पड़े, सिंपल वो क्वेश्चन ढूंढ लो, इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जहां सबसे ज्यादा सोचना पड़े वो सवाल सही है, चाहे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, एनालिटिकल हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, सिंपल फंडा है ये, बिल्कुल बेसिक ट्रिक है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो भाई ये तो बता दोगे, है ना, इतनी बार आपने सुन लिया है, कितने अभी हम 150 करोड़ के करीब हो रहे हैं शायद, तो मतलब एक नंबर है इसका कि आप गूगल सर्च करेंगे या फिर आपको पता भी होगा, तो सिंपल एक वन वर्ड जवाब है, इसमें थिंकिंग पे कोई खास जोर नहीं पड़ रहा, ये है रिकॉल बेस्ड आंसर, जिसमें आपकी मेमोरी यूज हो रही है, स्मृति यूज हो रही है बस। ठीक, सेकेंड है व्हाट आर दी वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। भाई पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है, अब इसके विभिन्न कारण होंगे, अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो ये आपका प्रॉपर इसमें दिमाग पे सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा। फिर बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड है द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, आप भैया लिख दोगे, भैया दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, जिसका जो मन करेगा, मतलब जवाब तो एक ही होगा ना। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, आप बता दोगे, है ना। फिर ये क्या होगा, इनमें सोचने में नहीं बल्कि मेमोरी पे, रिकॉल बेस्ड है ये, सबसे ज्यादा दिमाग पे जोर सेकंड ऑप्शन में पड़ेगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, क्यों हो रही है, तो इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, असर्शन यानी कथन और रीजन है कारण। टीचर्स शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, भैया बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के मौके देने चाहिए, सही है, बच्चों को एक्टिव रखना है, सिंपल फंडा है अपना। नॉन एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स होते हैं डायरेक्ट के, निशा तुम्हें ये पता है, मजाक कर रही हूँ, एक तो राहुल से इतनी इन्फ्लुएंस्ड हूं मैं, मेरा शाह और सा, देखो एक बार भाई मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, मैं बहुत जल्दी लैंग्वेज पिक करती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा एलईडी बहुत स्ट्रांग है बचपन से, और ये थोड़ा होता है मेरे साथ, तो मैंने बचपन में कभी शाह और सा की गलती नहीं की, बट 2018 से जब से राहुल जीवन में आए हैं तो हमारे ये श्रेय हम राहुल को खुलेआम देते हैं। देखिए, और उसका वो क्षेत्रीय प्रभाव है, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी ये क्यों होता है। ठीक, तो निशा ये माउस है, और ये है एग्जाम्पल कि देखो माउस ऐसा होता है, लेकिन मैं कहूं ये माउस नहीं है तो ये नॉन एग्जाम्पल है, इनडायरेक्टली क्लियर हो रही है ये चीज। ठीक है, कि बर्ड्स दिखा करके आप कह रहे हैं, चिड़िया दिखा करके कि चिड़िया दिखा करके आप कह रहे हैं कि ये बर्ड होती है, बच्चों आप कुछ और दिखा रहे हैं, आप बिल्ली दिखाई, आपने कहा ये बर्ड नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन हो रही है। ठीक है ना, आपने पानी दिखाया और आपने मरकरी दिखाया, पारा जिसको हम कह रहे हैं, तो वो
पानी क्या नहीं है उसका एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल हो गया वो, तो इनडायरेक्टली जो चीज क्लैरिफाई हो। तो अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग, हाँ तो नॉन एग्जाम्पल अच्छे होते हैं, बच्चा एक्टिव रहता है, ये बिल्कुल ट्रू है बात। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स, ये भी सही है कि बच्चों में अगर गलत धारणाएं बन जाए, जिनको नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, तो उसके लिए आप विपरीत उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो कि बच्चे को अगर लगता है कि पानी का रंग हरा होता है तो आप उसको ऑप्शंस दिखा सकते हो कि भैया पानी का रंग तो फिर ऐसे और 4 ऑप्शंस हैं तो कलरलेस होता है वाटर, तो आपको काउंटर एग्जांपल प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये बात भी ट्रू है, दोनों बातें ट्रू हैं। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28, बस 2 सवाल और फिर आप अपने घर और मैं अपने घर पहले से ही हूँ और आप भी अपने घर पहले से ही हैं, है ना। ये तो ऑफलाइन में ही हो सकता है, बस हाँ निशा को अपने घर जाना है, राहुल को जाना है, दीपांकर जा चुके हैं शायद, दलिया बन गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर 28 देखना, असर्शन और रीजन क्या है भाई, अभिकथन। इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज एनकरेज्ड, यानी एशियाई संस्कृतियों में, जिसमें से हम भी एक हैं, है ना, एशिया में ही हमारी कंट्री, जापान हो गया और आसपास के जितने भी, तो एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, हमारा कलेक्टिविस्ट कल्चर है, परिवार कम्युनिटी ये वो, हमको सबको साथ चलना है, इसका भी सोचना है, फलाना क्या कहेगा ये भी हम ही सोच रहे हैं सबसे ज्यादा, जो शायद वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। ठीक है, हर कल्चर के अपने फायदे नुकसान होंगे। तो एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। अरे शर्मा जी के बेटे को देखो, अरे देखो फलाना क्या कहेगा, ऐसे हो रहा है ना, कुछ नहीं होगा, शादी नहीं हो रही है, बताओ निशा, तो फूफा जी क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे, ये क्या है, ये शर्म को बढ़ावा देंगे हम कि लोग क्या कहेंगे, शर्म को हम बढ़ावा देते हैं, ये सब इमोशंस ही है ना। और इसको एंगर को हम हतोत्साहित करते हैं कि गुस्सा कैसे कर सकते हो, बड़ों ने कह दिया है, कह दिया ना कह दिया। याद कर लीजिए मूवी कौन सी है वो, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन को याद कर लीजिए, अमिताभ बच्चन के पुराने सारे रोल याद कर लीजिए। तो क्रोध को तो हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और क्रोध को हम बढ़ावा नहीं देते और शर्म को हम बढ़ावा देते हैं। ठीक, कि अगर गलत बात है तब भी आप कई बार नहीं बोलते हो, तो ये बात सही है, ट्रू है, एशियाई कल्चर में ये होगा। रीजन क्या है, इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। तो ये कहना गलत होगा कि इमोशंस जो है सब्जेक्टिव है, और हाँ इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं लेकिन लर्निंग में बहुत रोल है इमोशंस का। अगर आप पॉजिटिव मन से, आपका मन लगा हुआ है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप अच्छा सीखेंगे। तो ये कहना गलत होगा कि इमोशंस का कोई रोल नहीं है लर्निंग में, ये एकदम खराब बात है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29, अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि आपको एशिया के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी आपको समालोचनात्मक चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग, सिंपल बात, आपको दिमाग पे जोर डाल के सोचना है, चीजों को मान नहीं लेना है, फैक्ट्स ओपिनियन में अंतर कर पाए, हर एक पहलू से किसी चीज को सोच पाए। ठीक, तो गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंसेस एंड एक्सप्लेनेशंस, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। अवॉइड करने ऐसे क्वेश्चन जहां पे नीड हो इन्फेरेंस और एनालिसिस की। भाई एनालिसिस नहीं होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एनालिसिस में चीजों को तोड़ के देखते हो, अलग अलग पक्ष से देखते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। आस्क ओनली वैसे क्वेश्चन जहां पे सिंगल आंसर हो, वन वर्ड आंसर। तो भारत की कैपिटल क्या है, तो ये तो फिर वन वर्ड आंसर हो गया। कितनी पॉपुलेशन है, वन वर्ड आंसर हो गया। तो इसमें दिमाग पे जोर तो पड़ा नहीं, जब तक दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा दिमाग बेहतर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है डिस्करेज दी स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस, बच्चों को डाउट और क्वेश्चन नहीं पूछने दोगे तो कहां से वो सोच विचार कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, यानी गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंसेस एंड एक्सप्लेनेशंस, यानी ऐसे सवाल दीजिए जहां पे निष्कर्ष तक पहुंचने का मौका मिले, बच्चे को एनालाइज करना पड़े, दिमाग पे जोर डालना पड़े, चारों तरफ सोचना पड़े, अलग अलग पहलुओं पे। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, क्वेश्चन नंबर 30। अब आप देख रहे हैं कि सीडीपी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन मुश्किल है ये नहीं कहेंगे, बट लेंदी है, पूछने का तरीका, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो रही है। इंक्लूसिव क्लासरूम, और ये पहले से ही है, मतलब थोड़ा बहुत ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ गया पेपर में। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, यस, आज मैं कोई रील भी देख रही थी, उसमें दिया हुआ था कि पहले के टाइम पे अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर लगा के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, फिर विराट कोहली का दिया हुआ था शायद कुछ तो काइंडनेस, शिवेलरी और कुछ तो था, और फिर रोहित शर्मा का लगाया हुआ था और वहां पे लिखा हुआ था ये वो तो मुझे याद रह गया किसी ने लिखा, तो वो मतलब फनी था, देखेगा। तो इंक्लूसिव यानी समावेशी कक्षाएं आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत पॉजिटिव वर्ड है आपके लिए, बेहद पॉजिटिव टर्म है कि नीड के अकॉर्डिंग सिखाया जाए,
एम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस। भैया अगर आप अंतर ही निपटा दोगे, बच्चों से अंतर ही खत्म कर दोगे, अभी जो हमने बात की वो अमिताभ बच्चन वाला, विराट कोहली वाला और रोहित शर्मा वाला, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उदाहरण है कि हर एक व्यक्ति अलग है। तो आपने अंतर ही हटा दिया अगर, तो सब एक जैसे हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे फिर? सब हो जाएंगे आपके रोबोट्स हो जाएंगे। फिर वो चिट्टी वाली मूवी याद कर लीजिए, रोबो। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? कौन सी आईडी? आईडी एक यार, हिमांशु सिंह ऑफिशियल। रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम। सेम रेट पे क्यों सीखेंगे भैया? अलग अलग पेस पे सीखते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है। इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर्ड टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी हर एक बच्चा सीख पाए कक्षा में। सिंपल बात।